Starting with a Bohr's theory of hydrogen atom. So हाइड्रोजन एटम के हिसाब से बोर्स ने अपनी थ्योरी दी। अभी तक उन्होंने एक नॉर्मल सा अपने पोस्टुलेट के बेसिस पे एटम का शेप बताया, एटम किस तरह से दिखता होगा, एटम किस कारण से वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाता है, ये सारी की सारी चीजें बोर्स ने अपने पोस्टुलेट्स मतलब अपने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्रिएट किया। बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। जैसे कि बात करते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम ही क्यों लिया, ये भी तो क्वेश्चन आता है। देखो हाइड्रोजन एटम पूरे पीरियोडिक टेबल भर का सबसे सिंपल एटम है, उसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ही नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस टाइप के एटम को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है उनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे, उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, उनमें क्वांटम थ्योरीज लगा के। तो ये सारी की सारी चीजें इजी पड़ जाती हैं हाइड्रोजन एटम्स या फिर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो वैसे टाइप के एटम्स के लिए। तो समझते हैं बोर्स ने क्या थ्योरी दी हाइड्रोजन एटम के लिए, उन्होंने किस तरह से न्यूक्लियस से लेकर के आउटर सेल तक का डिस्टेंस बताया, कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये सारी के सारा कॉन्सेप्ट बोर ने अपने हाइड्रोजन एटम थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोजन एटम मॉडल में दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम कौन सा एटम है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है, हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही Ze पॉजिटिव चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एज अ न्यूक्लियस में, और वहीं एक ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है जो कि उसके अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। और इसी तरह से और हाइड्रोजन लाइक ही एटम्स की हाइड्रोजन लाइक आयंस की ही बात करते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन लाइक आयंस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हीलियम बात कर लेते हैं, He+ मतलब सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम का एटम ले लो। तो इसमें इसमें 2 ऑफ Ze प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ पॉजिटिव 2 ऑफ Ze और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो ये भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम बन गया यहां पास। और ऐसे ही सिंपल डबल आयोनाइज्ड लिथियम एटम ले लो, डबल आयोनाइज्ड लिथियम का एटम ले लो। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आ जाएंगी बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और ऐसे एटम्स बोर्स थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार इसका इस फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं जब तक क्वालिटी भी चेक कर लेता हूं। वीडियो क्वालिटी आई डोंट थिंक सो परफेक्ट, नाउ दिस इज अ परफेक्ट। स्टार्ट करें, चलो। तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इस स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपना बिल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस टॉपिक भी आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहां क्या आ जाता है, पहला थ्योरी देखो, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके कारण इन दोनों के बीचों बीच एक कूलम फोर्स एग्जिस्ट करेगा, Fc, ठीक है, कूलम फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो कूलम फोर्स कितना इक्वल होगा, वो कूलम फोर्स होगा, कूलम फोर्स विल बी एग्जिस्ट, ये पॉइंट लिख लेना, कूलम फोर्स, देयर इज अ कूलम फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके बीच में कूलम फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई F7 नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, यही होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम हाइड्रोजन थ्योरी के ही रिस्पेक्ट में लेके आते हैं, तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई F7 नॉट Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Z इंटू E। Z क्या है यहाँ, एटॉमिक नंबर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, और इंटू E क्या हो जाएगा, जितना चार्ज न्यूक्लियस पर प्रेजेंट, मतलब E क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी समझ के चलो, ये भी सेकंड चार्ज है, एक फर्स्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में और दूसरा सेकंड चार्ज के रिस्पेक्ट में इसके, और ये R का तो R ही रहेगा, R², इसे, ठीक। अब इतना अमाउंट ऑफ अपने पास कूलम फोर्स अप्लाइड होगा, COULUMBS कूलम फोर्स अप्लाइड होगा। अब देखो
कूलम फोर्स इतना अमाउंट में तो अप्लाई होगा, बट इसके साथ साथ क्या एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसी रिजल्टेंट फोर्स के कारण कर रहा होगा, मतलब कूलम्स फोर्स का एक और रिजल्टेंट फोर्स बन रहा होगा, ठीक है, जो कि इसी के जस्ट इक्वल होगा। F इज इक्वल्स टू किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स, FCET, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल के होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और अपने ऑर्बिट को लेफ्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? 1/2 नहीं, mv²/r। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना इक्वल होता है? mv²/r के। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, तो यहां से क्या कट हो जाएगा, इसके लिए अलग से मार्कर यूज करते हैं, मजा आएगा भाई, ठीक, आइडेंटिफाई करने में भी। ये r, ये पावर कट, ठीक है, और बाकी सारी चीजें तो सेम टू सेम रहेगा। और फाइनली ये इक्वेशन कितने के इक्वल आ जाएगा? ये इक्वेशन आ जाएगा अपना, और फाइनली ये आ जाएगा mv² इज इक्वल्स टू 1/4πf7 Ze²/r आ जाएगा इसी के इक्वल, और इसे एज ए इक्वेशन 1 मान लो, ठीक, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई वीडियो तो क्वालिटी सही है, ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा। अब जस्ट इसी के नीचे चलते हैं। अब सेकेंडली जो पोस्टुलेट से अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड्स पोस्टुलेट्स के हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? दैट जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा तो उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, उस ऑर्बिट का मोमेंटम होना चाहिए L इज इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू nh/2π के इक्वल होना चाहिए, मतलब इतना मोमेंटम होना चाहिए। हम ये किससे लिख सकते हैं? बोर्स पोस्टुलेट्स के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से इसका अपना सेकंड इक्वेशन भी निकालते हैं। तो यहां पास से जस्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? mvr इज इक्वल्स टू nh/2π लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इसको किसके इक्वेशन को इसको ला लो, v के रिस्पेक्ट में ला लेते हैं। तो v के रिस्पेक्ट में अगर लाते हैं तो v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? v इज इक्वल्स टू एक साइड v बस छोड़ दो और बाकी m इंटू r अदर साइड भेज दो, तो nh/2πm इंटू r, ये आ जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन मिल गए। अब फाइनली इसी दोनों इक्वेशन का यूज करके हम आगे सॉल्व कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक, चलो हो गया। अब दो इक्वेशन अपने पास मिल गए हैं। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हम फर्दर आगे की सारी रिलेशंस को अपडेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहीं से जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस को बस नोट कर लो, ठीक, इक्वेशन मतलब पूरे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाक से, फिर जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। हो गया, चलो। अब हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे कि कितना रेडियस रहा होगा न्यूक्लियस से लेकर के एक ग्राउंड स्टेट तक का, ठीक, चलो। तो एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों को छोड़ करके सारी चीजें रफ कर देते हैं। अब इसी में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, क्लियर है यहां तक? चलो, अब ये दो इक्वेशंस जो आए हैं, इसी इक्वेशंस को यूज करके हम पहला रिलेशन निकालते हैं फॉर रेडियस, ठीक है, कितना रेडियस रहा होगा जो कि एकदम न्यूक्लियस से लेकर के एक आउटर ऑर्बिट तक का होगा। तो इसके लिए क्या करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट कर दें, चलो पुट कर देते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस को बार बार यूज आएगा, इसलिए इसको साइड में लिख देता हूं। तो बार के लिए भी mv² इज इक्वल टू 1/k लिख देते हैं डायरेक्ट, जगह भी बचेगा k Ze²/r। और दूसरा इक्वेशन अपने पास v इज इक्वल टू nh/2πm इंटू r,
चलो, तो ये इक्वेशन बार बार यूज करेंगे इसलिए एक ही बार में लिखे दे रहा हूं, तो आगे के लिए भी अपना टेंशन नहीं रहेगा। अब पुट कर दो सिर्फ और सिर्फ, तो एम भी और वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एन एच बाय 2 पाई एम इंटू आर और इजकल्स टू के, इसका होल स्क्वायर है। के की जगह क्या लिख सकते हैं, के की जगह 1/4 पाई f7 नॉट लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई f7 नॉट और z ई स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर और r की जगह छोड़ दो r। अब सारी चीजों को सॉल्व कर देते हैं बस, ठीक, इसी रिलेशन के हिसाब से। इसी रिलेशन के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये m और ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसको क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली 4 लिख सकता हूं। पाई की जगह पाई का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई f7 नॉट z ई स्क्वायर बाय r। अब सॉल्व कर देते हैं इन दोनों चीजों को, तो अपने पास जो जो चीजें कट हो रही हैं उससे पहले उन कटेड चीजों को कट कर देते हैं, फिर जो बचा चीजें उनको सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट अलग कलर का मार्कर यूज करता हूं, ये यार और ये पावर कट हो जाएगा, ये 4 पाई 4 4 कैंसल, ये पाई का स्क्वायर और ये पाई कैंसल, ठीक, ये m और ये m का स्क्वायर कैंसल और बाकी सारी चीजें बच जाएंगी। और सारी चीजें बच रही है ना, बच रही है, n उधर नहीं है, h उधर नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट भी नहीं है, m उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। चलो अब जो बची हैं सारी चीजों को लिख लेते हैं, तो इस यही बन जाएगा अपना नेक्स्ट रिलेशन, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय m पाई इंटू m इज इक्वल्स टू z ई स्क्वायर बाय f7 नॉट, ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम किसके रिस्पेक्ट में लेके आएंगे, इधर r भी बचे r, इसको रिस्पेक्ट में लाएंगे r के, तो r को उधर भेज दो और बाकी सारी चीजों को इसके नीचे भेज दो, ठीक। तो सिंपल सा हम इसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बस r को उधर भेज रहे हैं, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय ये क्या आ जाएगा z इंटू ई स्क्वायर और ये r उधर साइड चला जाएगा और बाकी इधर की वैल्यू तो इधर ही रहेगी, m इंटू पाई इंटू m इधर ही रहेगा और f7 नॉट ऊपर चल देगा, इज इक्वल्स टू r, और ये आ जाएगा आपका r के लिए रिलेशन। और इसको थोड़ा सा और सेटिस्फाइड बनाते हैं, इसको एकदम रिलेशन के रिस्पेक्ट में लेके आते हैं, तो ये इसको और क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर f7 नॉट n स्क्वायर बाय z, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है, h स्क्वायर बाय f7 नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू पाई इंटू m, ये लिख सकते हैं, और यही आ जाएगा आपका मेन रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू r। एकदम सेटिस्फाइड, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही रेडियस होगा। अब सारी की सारी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, h की वैल्यू पुट कर देते हैं, f7 नॉट वैल्यू की पुट कर देते हैं, और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करता हूं, ये वाले रिलेशन को मैं रब कर देता हूं, ये वाला जगह थोड़ा सा ज्यादा घेर रहा है, इसको रब कर देते हैं और इतने में मेरा हो जाएगा, आई थिंक सो। चलो अब h का वैल्यू क्या होता है, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, इसका होल स्क्वायर इंटू f7 नॉट का क्या वैल्यू हो जाएगी, f7 नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये माइनस 13 ऐसे कुछ होता है, लेट मी चेक। इसकी वैल्यू होती है 8.8 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 12। ये बोर्ड में ना शुरू में ही पेज में दे दिया रहता है, तो इस सबका कोई टेंशन नहीं है, पहला पेज खोलोगे बोर्ड में ये सारी की सारी का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। चलो इसके बाद अपने पास पाई की तो खुद ही वैल्यू मालूम है, अब इसको डिवाइड कर दो। इलेक्ट्रॉन की कितनी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 क्या हो जाएगा इंटू 7 ऊपर चल देगा, कोई क्लियर है, ठीक है, क्लियर है एकदम। इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये आ जाएगा पूरा का पूरा इसकी वैल्यू h स्क्वायर f7 नॉट इन सब। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अपने पास 5 पॉइंट कितना आता है 5.29
5 पॉइंट, याद कर लो चाहे जो कर लो, सॉल्व करने की उतने जरूर एग्जाम में बैठोगे भाई भूल जाओगे, ठीक है। 5.9 इंटू 10 टू द पावर -11 आता है, ठीक है, -11 मीटर्स। और सिंपली इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करो तो हम एक ही डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.529 एमेस्ट्रॉन्स। एमेस्ट्रॉन का मतलब होता है 10 टू द पावर -10, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका इसकी वैल्यू, ये वाले की वैल्यू, पूरे के पूरे जितना सर्कल में लिखा हूं। अब इसी रिलेशंस के हिसाब से अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, दैट अपने वाला इसी वाले इक्वेशन में लिख दो सिर्फ और सिर्फ। तो इसको कहां लिख दूं यार, जगह भी नहीं है, चलो यार यहीं लिख देते हैं। तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी कुछ इस तरह से 0.529 इंटू, ठीक है, n स्क्वायर बाय z इज इक्वल्स टू r, और ये आ जाएगा आपका रेड रेडियस का वैल्यू, ठीक है, क्लियर। और यही रेडियस का वैल्यू आप यूज करोगे फॉर हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालने के लिए। अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना किसी और एटम के लिए यूज बिल्कुल मत करना। अगर एग्जाम में स्पेसिफिक बोल रहा है कि कोई और सोडियम के रिस्पेक्ट में निकालो या फिर और किसी के रिस्पेक्ट में निकालो, तो अगर स्पेसिफिक बोल रहा है तभी आप यूज करोगे, वरना रेडियस निकालने के लिए ये रिलेशन बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि बोर्स थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम और या तो हीलियम या तो लिथियम के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी किसी एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चलो, तो अगर n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू नंबर कितना है, n का नंबर 1 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, फॉर हाइड्रोजन HYDROGN, हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए अगर निकालेंगे तो n इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू भी 1 पुट करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.529, ठीक है। और इसका 1 स्क्वायर बाय z स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा एमेस्ट्रॉन्स अपना रेडियस, ठीक, इतना ही आएगा रेडियस। और ये आ जाता है पहला रेडियस न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मतलब ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस रहेगा, मतलब ये न्यूक्लियस है और इस इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करेगा ये रेडियस होता है 0.29 एमेस्ट्रॉन्स। और इसे को हम बोलते थे कि एक एटम का करीब करीब रेडियस कितना होता है, करीब करीब रेडियस 10 टू द पावर -10 होता है। यही हुआ एमेस्ट्रॉन्स का मतलब 10 टू द पावर -10, ठीक है। और न्यूक्लियस का कितना होता था 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। ये बॉय है इसी के इक्वल होता था जस्ट। तो ये सारे के सारे क्लियर है केसेस। चलो, तो ये है, और इसी वाले थ्योरी को, इसी वाले जो r की वैल्यू है 0.529, इसी को बोला जाता है बोर्स हाइड्रोजन रेडियस, ठीक है। बोर्स का हाइड्रोजन रेडियस या फिर बोर्स रेडियस भी बोला जाता है, ठीक है। बोर्स के लिए रेडियस, बोर्स रेडियस, और इसे ए नॉड से भी डोनेट किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में ना ए नॉड करके दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना, ए नॉड मतलब रेडियस फॉर अ हाइड्रोजन एटम। चलो, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए फटाक से और जस्ट इसी में आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो इसी में नेक्स्ट थ्योरी सॉल्व करते हैं फॉर अ वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, हा 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 हा। चलो, टिक 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 टिक, तो ये सारी वैल्यूज को रब कर देते हैं। इस बार इस रिलेशन को फाइनली हम स्टोर करके रखते हैं, आगे जाके यूज करेंगे। ये वाला फाइनल इक्वेशन आप क्वेश्चंस में यूज करोगे, बट डेरिवेशन के लिए ये वाला इक्वेशन काम आएगा। तो सारी की सारी चीजें रब कर देते हैं, इसको छोड़ करके ले। फॉर रेडियस समझ आए? कोई डाउट हो तो फ्रीली कमेंट कर देना। खचोच खोच खोच खोच, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट आता है अपना फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए सेकंड रिलेशन की कितना इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी उसी के सेल में, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट। तो वेलोसिटी के लिए अगर बात की जाए तो सिंपल सा दिमाग लगाओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू इस वाले पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 पे, और अपनी सारी की सारी एकड़ी निकल आएगी। चलो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, पुटिंग
वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। देखो ये सारी की सारी रिलेशन ना कहीं से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन इक्वेशन जो आप क्वेश्चंस के लिए यूज करोगे उसको याद रख लेना, क्योंकि अगर आप इधर उधर से थोड़ा सा भी सॉल्व करते जाओगे तो आपका एकदम माइंड में अपने आप सीक्वेंस बन जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस की जरूरत है, इसके बाद माइंड में अपने आप सीक्वेंस बन जाएगा और बाकी पूरा का पूरा अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ यहाँ फिजिक्स का यही है रूल भाई, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। याद बिल्कुल नहीं करना, आपको सिर्फ समझ के रखना है। फिजिक्स मैथ हो गए, ठीक है, सारी चीज समझ के चाहे रूल पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में याद एक रट्टा करोगे ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ठीक। बट आप समझोगे तो एडा हिंट भी आपके दिमाग में अगर कहीं से मिल गया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ भाई ये ऐसा था, ठीक। चलो तो इसी में जस्ट आगे बढ़ते हैं, वायर माइक का ठीक करके आगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो फाइनली v इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई m, और r की जगह क्या पुट कर सकता हूं, ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरा का पूरा रामायण का था, h स्क्वायर f7 नॉट e स्क्वायर पाई इंटू m, ये पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब इसमें जो जो वैल्यूज कटिंग हो रही है, मतलब कट हो रही हैं, उसको कट कर देते हैं पर दूसरे मार्कर इस्तेमाल करके। यहाँ क्या m कट हो जाएगा, पाई पाई कट हो जाएगा, h और h का स्क्वायर ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चीजें आई डोंट थिंक सो कट होंगी। चलो तो जो वैल्यू नहीं कट हो रही है उनको लिख लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n e स्क्वायर बाय 2 f7 नॉट, 2 इंटू f7 नॉट। बाकी सारी चीजें बची हुई हैं, एक बार चेक कर लेता हूं, फिर जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। सारी चीजें सही है, बट इस वैल्यूज को हम लिखना भूल गए थे, तो इसको पुट कर देते हैं, n स्क्वायर बाय z, ये वैल्यू भी पुट लिखना है। तो यहां पास एक h बच रहा है, h बच रहा है, यहां पास से n स्क्वायर, ये थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, ये इस तरह से आएगा n स्क्वायर बाय z, ठीक है, इस तरह से। तो इसका वैल्यू अगर पुट करोगे तो इसको तो कट किए ही नहीं, तो इसको भी कट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट ये n और ये n स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, अब बचेगा अपने पास जो वैल्यू, उसको लिखते हैं। तो ये यहाँ पास से f7 नॉट, यहाँ पास से z बचा और यहाँ पास से n बचा, भाई बचा अपने पास इतनी सारी वैल्यूज। अब ये सारी वैल्यूज को अब ब्रैकेट में डाल दो और बस ये आपके ही आगे वेलोसिटी के लिए है, वेलोसिटी के लिए आगे एक्सप्रेशन। और इसे ये वन स्टेप थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, क्या कर दो, एक स्टेप और सॉल्व कर दो, c यहां इंटू करो और यहां पास c, जस्ट यहां इंटू नीचे में c करो और एक यहां c इंटू कर दो। इसको रेड से लिखे दे रहा हूं ताकि आपको अलग से दिखे, एक c इंटू कर दो जस्ट, और दूसरा c यहां इंटू कर दो, इंटू c, ठीक है। ये c और ये c को कट कर दोगे तो बराबर इक्वेशन तो वही आ जाएगा, बट मुझे एक रिलेशन चाहिए, एक रिलेशन चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और इस पूरे वैल्यूज को अगर सॉल्व करते हो, n e स्क्वायर बाय 2 f7 नॉट h इंटू c, अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो 1 बाय 137 आता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 बाय 1, तो वो क्या आता है, वो 1 बाय 137 आता है। और इसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोला जाता है, जिसे अल्फा से डोनेट किया जाता है, अल्फा से डोनेट किया जाता है, और इसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोला जाता है। क्लियर है वे, हाँ हवेगा। चलो इतने आगे है बढ़ा था मैं यहाँ का, तो लगन, अरे भाई चलो, अरे भाई यहाँ पास से जस्ट अब ये वाली वैल्यूज को सिर्फ यहाँ पुट कर दो, बाकी सॉल्व कर देते हैं। तो v के लिए क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 1 बाय 137 इंटू z, या फिर इसको इस तरह से लिखो z बाय n इंटू c, ये आ जाएगा आपके लिए वेलोसिटी की वैल्यू। क्लियर आ गई, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, ठीक। चलो तो ये
जाएगा वेलोसिटी के लिए। अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है तो आप सेम टू सेम इसी रिलेशंस का यूज करके निकाल सकते हो। और इस रिलेशन को आप मान लो इसी में जो अपने पास ये वाला रिलेशन है, जस्ट इसको भी नहीं, इसी को मान लो, ठीक है, इसी वाले रिलेशन को मान लो इक्वेशन 4। जस्ट इसी का भी यूज करेंगे क्योंकि अपने को सी बस नहीं चाहिए होगा, बाकी सारी चीजें सही है, तो इसको इक्वेशन 4 की तरह यूज करेंगे। क्लियर है? चलो फटाक से हो गया स्क्रीनशॉट। इतना ही वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की जो कि एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। हम बस उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर Z पुट कर देंगे और यहाँ n पुट कर देंगे। n क्या आ जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। जितना नंबर ऑफ प्लैंक कांस्टेंट रहेगा उसी को वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे। चलो हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने थर्ड रिलेशन निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी, कि कितना टोटल एनर्जी इस पूरे के पूरे सिस्टम भर में स्टोर्ड रहेगा। तो इसको रब कर देता हूं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसको जस्ट यहां लिख देते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। n e स्क्वायर बाय 2 ऑफ f7 नॉट h बाय z बाय n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v। इसे एज इक्वेशन 4 मान लो। इसको रब कर देते हैं, जगह घेरेगा। अब सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ वैल्यू। अब काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी स्टोर होगी एक इलेक्ट्रॉन में जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी? तो वो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई f7 नॉट, सॉरी ये गलत लिख दिया, 1/2 mv² होता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/mv² और v की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो Ke इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2 m की जगह तो कुछ नहीं पुट करना है, v की जगह पूरा का पूरा रामायण लिखना है, ne² 2 f7 नॉट h बाय होल स्क्वायर z बाय n। ठीक है, इसका z बाय n का भी स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा है, तो ये पूरा का स्क्वायर है। हाँ क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 m n e का स्क्वायर n का स्क्वायर e का 4 हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, f7 नॉट का करोगे तो f7 नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, h का स्क्वायर आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इसके साथ इनटू कर दोगे तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m n का स्क्वायर e का 4, ठीक है, और ये 2 और ये तो कितना आ जाएगा? 2 × 4 8, f7 नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर, z का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो इसे रिलेशन एज अ 5 मान लो, ठीक है, 5 मान लो, ठीक है, ठीक मान लेते हैं। अब इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी पूरे के पूरे सिस्टम में, वो कितने की इक्वल होगी? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, बार बार रब करना पड़ता है। हो गया। अब जितना अपने पास काइनेटिक एनर्जी आना था तो आ गया। अब इसी जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसी के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है कि उस सेल में उसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर उस सेल में उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये समझिए। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात छोड़ो, टोटल एनर्जी उस सेल में उस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, ये निकालते हैं। तो ये फोर्थ रिलेशन था ना, ऊपर में डाले थे क्या पॉइंट? नहीं डाले थे क्या यार? चलो यार, तो इससे क्या आ जाएगा? एनर्जी। ठीक, चलो तो ये वाले इक्वेशन को हम ऐसा साइड में लिखने की, यहीं रहते हैं, साइड में लिख लेते हैं। तो m n स्क्वायर f की e की पावर 4 8 f7 नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर का z स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ये आ जाएगा अपना इक्वेशन 4। ये सारे के सारे जितने रिलेशन लिखा हूं भाई सब मास्टर की हैं इस पूरे के। तो पोटेंशियल एनर्जी सम हाउ इक्वल होता है किसी भी चार्ज के रिस्पेक्ट में कूलम्स लॉस के हिसाब से याद करो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से 1/4 पाई f7 नॉट q1/q2 बाय r के इक्वल होता था। याद आया? चलो नेक्स्ट 1/4 पाई f7 नॉट, अब q1 यहाँ क्या होगा?
जो यहाँ Q1 चार्ज होगा वो Z इंटू ई होगा, और वहीं Q2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा जो कि माइनस ही होता है। ठीक है, इस रिलेशन में पुट करो तो फाइनली माइनस को मैं डायरेक्टली यहां लिखे दे रहा हूं, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती थी, आप याद करो, थोड़ा सा पेज पलटो, पेज पलटो। ठीक है, अभी ज्यादा पेज नहीं पलटना है आपको, 2 पेज पलटो। उस पेज 2 पेज पलटने पे आपको मिला था दैट अपना ये एम वी स्क्वायर के इक्वल था, यही सेम टू सेम वैल्यू एम वी स्क्वायर के भी इक्वल था। 1/4π7 जेड ई स्क्वायर बाय आर एम वी स्क्वायर के भी इक्वल था। सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्ब फोर्स जब इक्वल होते थे तो हमने पहला रिलेशन जो निकाला था, आई थिंक सो मैं इसको मिटाया नहीं हूं, ये रहा। हाँ ये रहा भाई, ठीक हुआ मिटाया नहीं भाई, मिल गया यहीं पास। ठीक है, ये तो यही इक्वल है, बस यहाँ माइनस लगा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल हो गया। तो इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, जस्ट इसको यहीं इस पास से रिस्पेक्ट में, तो ये क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर, मिल गया, हो गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये इक्वल हो जाएगा, तो फाइनली ये अपना पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करो v की इसकी जगह, और तो फाइनली ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, करीब करीब इसी के। बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 और ये 8 क्या हो जाता है, ये 2 और यहाँ का 4 इक्वल हो क्या हो जा रहा था, इंटू होके ये 8 बना दे रहा था। बट वो 8 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ 1/2 तो है ये नहीं है। चलो यार, तो ये एक आसान ट्रिक था जिसको यूज करना था, तो डायरेक्टली ये लिख सकता था कि दैट एम बी एम एन स्क्वायर ई टू द पावर 4, और 8 की जगह सिर्फ और सिर्फ 4s7 नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और ये z स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ये चाहे तो लिख सकता है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, नेगेटिव साइन में रहेगा ये वैल्यू, और ये आ जाएगा काइनेटिक। बट जिसको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन भी है भाई, हम क्यों नहीं करेंगे, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, चलो, तो एक तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो, जिसको समझ आ रहा हो तो डायरेक्टली लिख लो, और जिसको नहीं समझ आए तो पूरा का पूरा रिलेशन सॉल्व करते हैं। तो P इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, m, और V की जगह क्या लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू V की जगह क्या लिख सकता हूँ, n e स्क्वायर बाय 2s7 नॉट h, और इसका का पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू z बाय n का होल स्क्वायर। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m n e टू द पावर 2। ठीक है, e की पावर 4 बाय ये इसके साथ इंटू होगा तो 4, ये s7 नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये h का स्क्वायर हो जाएगा, और ये z का स्क्वायर हो जाएगा, और ये n का स्क्वायर हो जाएगा। भाई वही तो वैल्यू आई, वही तो वैल्यू आई। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेकंड। तो या तो इसको लिखो डायरेक्ट, या नीचे वाले को सॉल्व करके लिखना है तो वो भी लिखो। तो इतनी आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब फाइनली ये लेक्चर कंप्लीट होने ही वाला है, बस 2 मिनट की देरी है जब हम इसका रिलेशन निकाल लेंगे। फाइनली हो गया। अब ये मैं आखिरी वाले रिलेशन को छोड़ दे रहा हूं, मतलब इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजों को रब कर देते हैं। अब जो अपने पास रिलेशन आई दैट अपने पास जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम की होगी। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी है उसको ऐड कर दो पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वही एनर्जी तो अपने को चाहिए। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ई टोटल इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, ई टोटल इज इक्वल्स टू पीई सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, तो ई टोटल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगा, एम एन स्क्वायर ई की पावर 4 बाय 8 ऑफ f7 नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, और ये साइड में z स्क्वायर बाय m स्क्वायर। ठीक है, और यही वाला, और पीई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ ये सारी वैल्यू। ठीक है, तो जस्ट इसको भी रब करके यहीं पास इसके बगल में पुट कर देता, तो माइनस ऑफ, कलर चेंज करूं थोड़ा सा, चला, माइनस ऑफ एम एन स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय
8 की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4s7 नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर बाय n स्क्वायर। क्लियर। आप इन दोनों का एलसीएम निकाल के एक काम करते हैं और आसान बना देते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, जो जो चीजें आएगी और जो चीजें नहीं आएंगी उसको एज अ इक्वेशन बना के निकाल देंगे। तो टोटल इज इक्वल्स टू, मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, फाइनली हम लिख सकते हैं mn स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय 8। तो 8 और यहां 4, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले सकता हूं दोनों के रिस्पेक्ट में, तो 4 कॉमन ले लो। s7 नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, यहां से यहां भी z है, यहां भी z है, यहां भी z, तो यहां z स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां n स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, ये भी कॉमन आ जाएगा। अब बाकी जो बची वैल्यू उसको रिस्पेक्ट में निकालो, तो ये 1/2 माइनस 1/1 बचेगा। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। चलो ठीक है, 1/1 और इसे ई टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो ये पूरे का पूरा वैल्यू और बाकी 1/2 और 1/1 का इसका पूरा का पूरा एलसीएम लो, तो ये कितना आ जाएगा 2 और माइनस ऑफ ये यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 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 माइनस, कहीं गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, तो 2 माइनस ऑफ 1 क्या आ जाएगा -1। ठीक है, -1/2, तो ई टोटल इज इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा वैल्यू और ये आ जाएगा -1/2। 1/2 इसके साथ इनटू होगा, तो फाइनल अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये पूरा ये -1/2 आया है, तो ये इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, mn स्क्वायर e टू द पावर 4/2 और ये 8s7 नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पास सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -1/2 आएगा। अब ये -1/2 इसके साथ पूरा इनटू होगा, तो ये z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन। और बाकी सारी की सारी वैल्यूज अपने को छोड़ो भाई, ई टोटल अपने पास आ गया, ई टोटल आ गया, जो अपने इतने देर से निकाल रहे थे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी पूरे सिस्टम भर के। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम, इसी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको निकालेंगे। क्या, जो टोटल एनर्जी होगी वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड के बेसिस पे कितनी होगी, ये तो एक्सप्रेशन बेस्ड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बेस्ड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड बेस्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा हम निकालेंगे। हा हा हा, आगे बढ़ते हैं भाई, ये मैनो नेक्स्ट। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m n e u r l, चलो तो ई टोटल इज इक्वल्स टू, मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, -n स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, इस सारी की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो 1/1.9 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है -31। n की वैल्यू कितनी होती है, n। ये n नहीं है बबुआ, नहीं, एक चीज रुकना। आई थिंक सो कहीं बहुत लंबे में गलती हुई थी, हमारे पास ये n कहीं भी नहीं आएगा यहाँ पास। आई थिंक सो मैं कहीं पास पुट कर दिया था, यहाँ पास से देख के ये यहाँ पास भी गलती किया हूँ। तो जहां जहां n स्क्वायर होगा उसको कट कर देना, ये गलती से मैं लिख दिया हूँ शायद तक जल्दी में। ठीक है, तो यहाँ पास सभी n स्क्वायर और जो पुराने रिलेशंस हैं उसमें भी n स्क्वायर कट कर देना। क्लियर है, चल तो यही बात, सॉरी भाई, मिस्टेक, माय मिस्टेक, मैं मानता हूँ। आगे बढ़ूं, अरे आगे बढ़ना, चलो ठीक है। तो जस्ट ये सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। m की वैल्यू, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसका होल टू द पावर 4, जो भी पावर है उसको भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 इंटू s7 नॉट का, s7 नॉट की वैल्यू कितनी होती है, s7 नॉट की वैल्यू 8.85 होती है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -22। ठीक, h की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 का इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गया। अब इस वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करते हो
बाकी z² बाय n स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो आपको इक्वेशन टोटल मिल जाएगा। टोटल कुछ क्या मिलता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सारे के सारे वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद मिलेगा और पूरा इक्वेशन मिल जाएगा आपको, z बाय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा रिलेशन। आई थिंक सो सॉल्व हो गया आखिरकार। बट एक चीज इसमें और छूट रही है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, हिला के रख देंगे। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो जस्ट रब कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, हाँ, इसी में एक चीज और समझ लो। देखो यही बात लिखा ही हूं, तो अगर मेरा एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और n इज इक्वल्स टू भी 1 है, तो पुट करेंगे तो E टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E टोटल की वैल्यू E टोटल की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, जो आता है सबसे ज्यादा एनर्जी ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे हार्ड होता है। फाइनली इसको छोड़ो, अब ये सारे के सारे रिलेशन हो गए, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ये सारी चीजों के बीच में रिलेशन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी PE, बट नहीं लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। होता है पर यहां नहीं होता है, यहां पास विथ रिलेशन अगर इसके लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आता था, 1/8। ठीक है, 1/8, तो ये इसके इक्वल क्या हो जाएगा, 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आती थी, नेगेटिव में। रब तो लिखा नहीं हो शायद, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में। सॉल्व कर लेना अपने से, या तो होमवर्क समझ लो इसे। और जो आ जाएगा अपने पास टोटल एनर्जी, ये भी आ जाएगा 2 ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ, आ गया, ये आ जाएगा आपके रिलेशन। और सिंपली इसी को आप क्या लिख सकते हो, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PE/2 इज इक्वल्स टू E। ये भी रिलेशन चाहो यूज करो, इस रिलेशन को चाहो यूज करो, जो चाहो यूज करो। तो ये आ जाएगा टोटल आपका आज के लिए एकदम कंप्लीट, वो भी अल्ट्रा HD तो क्वालिटी नहीं है, 720 क्वालिटी वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और यहाँ कोई गलती हुई हो तो जरूर सुधार लेना भाई, अभी तुरंत सुधार लेना, क्योंकि बाद में सुधारोगे तो बहुत सुधरा जाएगा। ठीक है, चलो कोचिंग से निकाल के सोचिंग में डाले हैं हमने। टॉपर में तो अटेंडेंस नहीं है हमारा काम का नहीं भाई। तो ये वीडियो को सिर्फ यहीं खत्म करते हैं। आप सभी हैं JP वर्ल्ड क्लासेस के साथ, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के रेड आइकन यानी सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है भाई के लिए। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ से प्लेलिस्ट यहाँ पास और डिस्क्रिप्शन में चल देना, तो क्या मिल जाएगा आपको, PDF मिल जाएगा। PDF को खोलने के लिए पासवर्ड दे देना JP वर्ल्ड, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, बस मेरे हैंड रिटन नोट्स तो नहीं है, मेरे ट्यूशन के नोट्स हैं, अच्छा क्वालिटी के हैं भाई। उसको पढ़ के तो कोई भी कितना भी मार्क्स ला सकता है। ठीक, एकदम इजी वे में लिखा हुआ है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो को लिए सिर्फ इतना ही विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां आप मिलेंगे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।